हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज से हो रही है हमारे चैनल पर एक नई शुरुआत और यहां जैसा कि आप सब जानते हैं न्यू एनसीईआरटी की बुक्स आ चुकी हैं और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 8, 9, 10th में जो भी बड़े बदलाव किए गए हैं ना, अब से ये चैनल आपको वो सारे बदलावों के बारे में भी बताते रहेगा और साथ ही साथ क्लास 8, 9, 10th के एसएसटी के सभी चैप्टर्स और सभी आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियोस आपको यहां पर मिलते रहेंगे। आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम क्लास 8 एसएसटी के न्यू एनसीईआरटी के बुक के साथ, जिसका चैप्टर नंबर 1 सबसे कमाल का चैप्टर, बेहद मजेदार चैप्टर है। जी हां, आपके सामने नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। जी हां, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, लेकिन ये इंसान लालच के अंदर कहीं ना कहीं इसको बस एक्सप्लॉइट करता जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट करता जा रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें स्टीवर्डशिप के साथ, समझदारी के साथ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना चाहिए। ये चैप्टर आपको सिखाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के आपको इस साल के एसएसटी में हर चैप्टर में एक सोशल मैसेज के साथ अपने इतिहास, अपने भूगोल की स्टडी करवाने वाले हैं। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हर चैप्टर आपको कराया जाएगा, एकदम फ्री में करवाया जाएगा और एकदम कड़क तरीके से कराया जाएगा। सारे आईएमपी क्वेश्चन, नोट्स सब आपको यहीं पर मिल जाएंगे, तो आपको कोई और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा और बेहद रिलैक्स होकर के पढ़ाई में लग जाइएगा, क्योंकि यार 8th स्टैंडर्ड में अक्सर हम अगर लापरवाही करते हैं तो हमारा फाउंडेशन जो है ना वो कमजोर हो जाता है। कई लोग आपको अलग अलग बातें कहेंगे कि यार 8th में ही तो है, अभी से इतना लोड क्यों लेना। लेकिन यार अभी से लोड भले ना ले, लेकिन मजबूती से अपना रूटीन सेट करके पढ़ाई करना तो जरूरी है। ये फाउंडेशन आपको 9th और 10th में बहुत काम आता है और अल्टीमेटली आपके गोल्स को अचीव करना आसान बनता है। चलिए, ज्यादा बातें किए बिना नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज को शुरू करते हैं। बड़ा ही कमाल का चैप्टर है। न्यू एनसीईआरटी ने कई अलग अलग बदलाव किए हैं, जिनमें पहले चैप्टर की बात करें तो यार ये चैप्टर एक पहला कदम है, एक पहला कदम टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। जी हां, हम जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल सस्टेनेबिलिटी की तरफ करें। हम कुछ इस तरह से उनका उपयोग करें कि आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेस उपयोग में आए, काम में आए और यार वो भी उस सुनहरे पल को जी पाए जो आज हम कहीं ना कहीं जी रहे हैं। अगर ओवर एक्सप्लॉइट करते रहोगे, बस रिसोर्सेस को खाते रहोगे, इसी तरह से पेड़ों को काटते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा और हम अपना कर्तव्य भूलते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जरूरी है और इसीलिए इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर फर्दर जनरेशन। आने वाली जनरेशन के लिए किस तरह से हमें कदम उठाने चाहिए, वो ये चैप्टर हमें सिखाने वाला है। दोस्तों, कुल मिलाकर के कुछ बड़े क्वेश्चंस की ओर ये चैप्टर हमें लेकर जाता है। दीज आर सर्टेन बिग क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आंसर्ड थ्रू दिस चैप्टर। नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज, ये वन शॉट सेशन आपके बड़ा काम आने वाला है। ध्यान से रिलैक्स होकर के पूरा वीडियो बिना स्किप कीजिए देखिए, क्योंकि ये एक वन शॉट रिवीजन है और आपके लिए बेहद आसान बना देगा पूरे चैप्टर को। कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी पूछ ले टीचर, भैया आंसर तो तू यहीं से बना लेगा। जी हां, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप समझ पाएंगे, क्योंकि यार डिफरेंट टाइप्स और क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज के होते हैं, वो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, जो आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए समझेगा। इसके अलावा व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइफ, हमारे जीवन का एक अटूट बंधन है नेचर के साथ। ससुरा, वो बंधन समझना भी तो जरूरी है और ये आपको समझाएगा कि कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे कई रीजन्स में चीजें, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं और कई रीजन्स में बहुत कम, और इस वजह से कुछ रीजन्स बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तरक्की कर रहे हैं, डेवलप हो गए हैं, लेकिन कुछ पिछड़े राज्य हैं जो आज भी पीछे ही हैं। तो समवेयर और द अदर ये प्रेजेंटेशन हमें ये भी सिखाएगा व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज, यानी अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करते रहे नेचर को, हम बस अपनी ग्रीड को, अपनी लालच को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते रहें, पानी को बस खोद खोद कर निकालते रहें, ग्रीडी खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, जो कि जरूरी तो है मगर उसको समझदारी से भी तो करना चाहिए। इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करने पड़ेंगे और यार ये 3 बड़े
सवालों के जवाब आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए, इस चैप्टर के जरिए मिलने वाले हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, जी हाँ सबसे बड़ा सवाल, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। इस चैप्टर से कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सवाल। जी हाँ, नेचर रिसोर्स बनता कब है? तो भाई साहब ह्यूमन बीइंग जो है ना, इसकी अनगिनत वांट्स हैं, नीड्स हैं। कई वांट्स और नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग नेचर की तरफ रुख करता है। जी हाँ, एक टेबल है, एक चेयर है, उस पर बैठना चाहता है ह्यूमन बीइंग को, लकड़ी की जरूरत पड़ती है। वो लकड़ा उसे पेड़ पौधों से मिलता है, ट्रीज से मिलता है, एंड समवेयर और दी अदर कई ऐसी चीजें हैं, पीने का पानी हो, स्वच्छ हवा हो, ये हर चीज के लिए ह्यूमन बीइंग जो है ना वो नेचर की तरफ रुख करता है, और तब नेचर बन जाता है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, नेचर रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स इन आवर एनवायरनमेंट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। यानी हमने नहीं बनाया है, ये ऊपर वाले की देन है, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है दोस्तों। और इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इंसानों से अलग थलग है, और इंसानों को इसकी जरूरत है। These elements become resources when humans use them for sustenance, यानी अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान इनका उपयोग करता है, to create new things from them for consumption. For something to be considered a resource, किसी भी वस्तु को रिसोर्स माना तब जाएगा जब ये तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट उसमें नजर आएंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली जब वो चीज एक्सेसिबल हो ना भाई साहब, तब, जी हां, तब माना जाएगा कि वो एक रिसोर्स है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वो चीज फिजिबल भी होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। सर ये क्या है, आप जरा डिटेल में समझाइए। चलिए जरा डिटेल में समझ लेते हैं। भाई साहब नेचर जो है ना, ये नेचर ससुरा जो है, ये रिसोर्स तब बनता है जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम टेक्नोलॉजिकली चीजों को हासिल करने में सक्षम हैं, कार्यरत हैं, अच्छे से हासिल कर लेंगे, तो ही उसे हम रिसोर्स की तरह यूज करेंगे, वरना हम काहे को उसको यूज करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी बहुत महंगा पड़ रहा है भाई, खर्चा बहुत हो जा रहा है, आटे दाल का भाव समझ में आ गया भाई, इतना महंगा रिसोर्स है, तो कहीं ना कहीं हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि यार इतना खोद खोद के तेल निकालें, इतना खर्चा कर दें जेसीबी के ऊपर, बहुत सारा खुदाई करने पर भी तेल निकल नहीं रहा है, तो इससे खर्चा करने से अच्छा तो बेहतर यह है कि हम दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट ही कर लें। इंपोर्ट कर लेगा तो सस्ता पड़ेगा, रादर देन खोदिंग एंड नॉट फाइंडिंग एनीथिंग। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिकली फिजिबल होना भी आपकी नेचर को रिसोर्स बनाता है। इसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल टू यूज भी होना चाहिए। कई बार हमारा कल्चर ही परमिट ना करे तो भी हम नेचर को यूज नहीं कर सकते एज रिसोर्स। समवेयर और द अदर आपने कई बार ऐसी प्रथाओं के बारे में देखा होगा, सुना होगा, जहां नेचर जो है ना उसकी पूजा की जाती है। हमारे देश में तो हर चीज की पूजा की जाती है, फिर वो सूर्य देव हो, अग्नि देव हो, या हमारे पेड़ पौधे। कई बार आपने सुना होगा तुलसी पूजन के बारे में, तुलसी विवाह के बारे में। हम तुलसी के पौधे को ला करके उसकी पूजा करते हैं। औरतें जो है पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा लेती हैं, उसकी भी पूजा करती हैं। समवेयर और दी अदर माय डियर फ्रेंड्स, जब कल्चरली वो चीजें एक्सेप्टेबल ना हो तो उनको काटना ये पाप भी माना जाता है। नदियों को पोल्यूट कर देते हैं, लेकिन कई जगहों पर नदियों की पूजा भी की जाती है। तो अगर कल्चरली एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो ऐसी चीजें आप रिसोर्स की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहली स्लाइड आपको समझा रही है कि यार व्हेन डज नेचर बिकम रिसोर्स। नेचर बिकम्स रिसोर्स व्हेन दीज थ्री थिंग्स आर अचीव्ड। ये तीन फैक्टर्स अगर काम करें, जैसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, भाई साहब गड्ढा खोदेगा, अंदर से कोयला मिलेगा, खुदाई करते रहे मिल जाएगा, लेकिन तेरे पास जेसीबी नाम की टेक्नोलॉजी नहीं है, तेरे पास क्रेन ही नहीं है, तेरे पास वो मशीनरी ही नहीं है जिससे तू खुदाई कर सके, तो भाई साहब तू रिसोर्स को यूज ही नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है तो रिसोर्स की तरह यूज कर पाएगा। सिमिलरली दोस्तों, इकोनॉमिकली फिजिबल की बात करें तो यार उतना खर्चा, पैसा वो भी तो होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल मींस द अमाउंट ऑफ मनी। इफ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, देन माय डियर फ्रेंड्स यू विल इजीली एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम द ग्राउंड। आपको मालूम है कि यार यहां से पानी निकलने वाला है, खुदाई करो, यहां से तेल निकलने वाला है, एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन वो एक्सट्रैक्शन अगर बहुत महंगा है तो इट इज बेटर कि आप दूसरे कंट्री से मंगवा लें। और तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जैसा मैंने अभी बताया, कल्चरली एक्सेप्टेबल टू यूज। जब ये तीन फैक्टर्स जो हैं
जब ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो साथ में आ जाते हैं, तब बनता है नेचर एक रिसोर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला स्लाइड आपको समझा होगा। यहां पर एक बेहतरीन सा एग्जांपल दिया है, ट्रीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर बट बिकम अ रिसोर्स व्हेन वी हार्वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू फर्नीचर और अदर यूजफुल आइटम्स। यानी पेड़ जो हैं वो बहुत हमारे को काम आते हैं, बहुत उपयोगी हैं, वो एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग के लिए रिसोर्स बन जाते हैं जब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में, टेबल में, ऐसी अलग अलग चीजों में जो काम आती है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए नेचर एक रिसोर्स है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनता जा रहा है। दोस्तों इसको यूज अच्छे से करना चाहिए। इस पूरे चैप्टर का अगर मैं आपको समरी बताऊं, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, तो भाई साहब यही है कि नेचर तेरे को काम आ रहा है, तू भी तो नेचर को काम आ, उसको भी रीजेनरेटिव, रिप्रोडक्टिव, रिक्रिएटिव करना। बस तू उसको एक्सप्लॉइट करता रहेगा, ओवर एक्सप्लॉइट करता रहेगा, सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए यहां पर आपके सामने अर्थ नेचुरल ट्रेजर्स, जी हां, ये स्लाइड आपको बताती है कि भाई साहब अर्थ के नेचुरल ट्रेजर्स क्या है। ये जो नेचुरल ट्रेजर्स है ना, ये ऊपर वाले ने हमें दिए। दोस्तों बेसिक लाइफ एसेंशियल्स की बात करें तो यार हवा, पानी और जमीन, ये फंडामेंटल रिसोर्सेज की तरह हमारे सर्वाइवल में हमारी मदद करती हैं। दूसरी तरफ आजकल जिसकी युद्ध के दौरान बहुत बात होती है, एनर्जी रिसोर्सेस, ये भी बेहद काम के हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर, विंड, फ्लोइंग वाटर का पावर। ये मॉडर्न लाइफ्स को एकदम समृद्ध बनाता है, एंड दैट इज व्हाई ये एनर्जी रिसोर्सेस भी ऊपर वाले की नेचुरल देन ही तो है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो यहां पर दोस्तों स्टोन हो गया, टिम्बर, क्ले, मिनरल्स दैट प्रोवाइड शेल्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत काम का है। समझ रहे हो, ये भी नेचर से मिला है, पत्थर, मार्बल, कई अलग अलग माइंस के अंदर हमें ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो मिल जाता है। और आखिर में दोस्तों बात करें प्रेशियस मटेरियल्स की, तो भाई मेटल हो गए, जेम्स, मिनरल्स यूज फॉर टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्नामेंटल पर्पस, ये भी हमें नेचर के गिफ्ट की तरह ही मिली। कोयले की खदान में डीप खुदाई करते हुए आपको सोना, कभी डायमंड मिल जाता है। ये डायमंड आपको आसानी से नहीं मिलता, बहुत एक्सट्रैक्शन के बाद मिलता है, और इसीलिए प्रेशियस मटेरियल्स भी नेचर का ट्रेजर माना जाता है। दोस्तों ये अर्थ का जो ट्रेजर है ये बहुत कीमती है। The way we interact with these resources determine our relationship with the natural world and our future prosperity. अगर आप इसका खात्मा करने लगेंगे, इसको एक्सटिंक्ट कर देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स कैसे काम आएगा? काम ही तो नहीं आएगा। बहुत जरूरी है कि आप इसको एक्सटिंक्ट होने ना दें, आप इसका सस्टेनेबल यूज करें। दोस्तों इसके अलावा मैं अगर बात करूं नेचर एज सेक्रेड इन इंडिजीनियस ट्रेडिशंस, तो भाई हमारी प्रथाएं, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, ये अक्सर चीजों को भगवान मानता है, उनकी पूजा करता है, और इंडियन ट्रेडिशन में इसको उच्च स्थान दिया गया है। In many indigenous traditions worldwide, nature is considered sacred, a nurturer, a nourisher rather than merely a collection of resource. यानी हम सिर्फ इसे collection of resource नहीं मानते, हम तो भैया पूजा करते हैं, गंगा में डुबकी लगा, सारा पाप धो दो, नेचुरल रिसोर्स। हम तो भाई साहब तुलसी का भी विवाह करवा देते हैं, हम तो भाई पूजन करते हैं, पीपल के पेड़ का चक्कर लगा देते हैं। समवेयर और द अदर वी बिलीव इन दीज सेक्रेड प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज व्हाई कई जगहों पर अगर आप देखें तो सेक्रेड ग्रोव्स को, पेड़ों को, मैनग्रोव्स को काटना जो है वर्जित है, उन्हें नहीं काट सकते। रेवरेंस है रिवर्स का एज डिवाइन एंटिटीज, यानी गंगा, जमुना, सरस्वती, इन सब को हम भगवान मानते हैं, सेक्रेड डिवाइन एंटिटी मानते हैं। तुलसी पूजा जैसी यहाँ पर पूजाएं होती हैं वेलबींग के लिए। सीजनल रेस्ट्रिक्शंस हैं, हंटिंग और गैदरिंग के, श्रावण के बारे में तो सुना है, नॉनवेज वो टाइम पे नहीं खाते हैं। तो यार ये ऐसी कई प्रथाएं हैं जो हंटिंग और गैदरिंग पे भी रोक लगाती हैं। इसके अलावा ऑफरिंग अर्घ्यम, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ये जो हम करते हैं ये भी तो एक तरीके का ग्रैटिट्यूड ही है जो हम नेचर को दे रहे हैं। इसके अलावा कंसिडरेशन ऑफ माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट एज डीटीज, हम पेड़ों को, हम पर्वतों को भी डीटीज की तरह पूजते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ का कल्चर जो है इनको संवर्धन करना ही सिखाता रहता है। दोस्तों एवरीथिंग कनेक्ट्स टू नेचर, इस बात को हमेशा याद रखिए। क्या है ये बात? ये बात कहती है एवरीथिंग कनेक्ट्स टू नेचर। लुक एट योरसेल्फ,
and things around you. What is the origin of each of them? At some point they all lead to nature. Even ये जो ससुरा प्लास्टिक है बटन इस शर्ट पे लगा हुआ है, natural resources are materials and substances that occur in nature and are valuable to humans. हमारी मॉडर्न लाइफ कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी मॉडर्न हो जाए, याद रखिए डिपेंड कंप्लीटली एंटायरली ऑन दीज रिसोर्सेस. इन रिसोर्सेस के बिना हम ठन ठन गोपाल हो जाएंगे. कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियां, हमारी जीवन में हर पल हम कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेस पर डिपेंडेंट हैं. आज आप देख रहे हैं जब अमेरिका का युद्ध हो रहा है, तब भी कुछ ही दिनों के युद्ध में तो हमारे यहाँ ऑयल, नेचुरल गैसेस की कमी ने हाहाकार मचा दिया. उनके रेट्स इतने बढ़ गए कि यार लोग, पब्लिक परेशान हो गई. समवेयर और दी अदर ये सबूत है कि यार कितना ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है. और यही यहाँ पर कहा गया है, एवरीथिंग कनेक्ट्स टू नेचर. चलिए अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको बताता है अबाउट कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. जी हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज किया जाता है. तो याद रखिए PRCL. क्या? PRCL. PRCL, categorization of natural resources, categorization of natural resources, categorization of natural resources. PRCL, based on purpose, based on renewability, based on composition या आखिरी में L से location. तो PRCL में पहले by purpose. दोस्तों कैटेगराइज करते हैं ना जब नेचुरल रिसोर्स को, तो हमारे लिए आसान होता है कम्युनिकेट करना अबाउट ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड रिसोर्सेज विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब देम इंडिविजुअली. कई रिसोर्सेज पर्पस के आधार पर कैटेगराइज की गई हैं, जैसे कि लाइफ एसेंशियल, मटीरियल्स और एनर्जी. ये अलग अलग कैटेगरी बना के हम लोग उनकी बात करते हैं कि भाई लाइफ एसेंशियल में हवा, पानी मेन है भाई, मेन है, बहुत मेन है. सॉइल मेन है भाई, एकदम जिंदगी की सर्वाइवल के लिए जरूरी है. इसके अलावा मटेरियल्स की बात करते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर सकते हैं. यहां पर दोस्तों पत्थर की बात कर सकते हैं, यहां मार्बल की बात कर सकते हैं. ये वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम आता है. और इसके अलावा एनर्जी जो हमारे मॉडर्न लाइफ को फ्यूल करती है, मॉडर्न लाइफ को आगे लेकर जाती है और तरक्की करने में मदद करती है. तो ये बाय पर्पस हो जाते हैं. इसके अलावा आर से अगर मैं बात करूं रिन्यूएबिलिटी, तो कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रीजनरेटिव हैं और इसीलिए इनकी कैटेगरी रिन्यूएबिलिटी की होती है. यहां पर दोस्तों हम बाय फार जो बात अक्सर करते हैं और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड दैट इज व्हाई रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऐसे दो कैटेगरीज यहां पर आपको बाय रिन्यूएबिलिटी में मिलते हैं. रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जिन्हें रीजनरेट किया जा सके, रिक्रिएट किया जा सके, और दूसरी तरफ दोस्तों नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जो खत्म हो जाएंगी, जो समाप्त हो जाएंगी, जिन्हें वापस आप रीजनरेट नहीं कर पाएंगे. आखिर में दोस्तों PRCL में C से कंपोजिशन आता है, जहां पर रिसोर्सेज कैटेगराइज्ड बाय देयर मेकअप, यानी बायोटिक वो कैसे बने हैं, लिविंग बीइंग से, या अबायोटिक नॉन लिविंग बीइंग से. ये कंपोजिशन भी उनकी एक खास कैटेगरी बना देता है. इसके अलावा आखिर में बाय लोकेशन, तो कहां पाए जाते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्या वो एक्वाटिक हैं, जल के अंदर हैं, क्या टेरेस्टेरियल हैं या एटमॉस्फेरिक हैं, जमीन पे, पानी में या एटमॉस्फेयर में. ये भी एक टाइप ऑफ कैटेगरी नेचुरल रिसोर्सेज की बताई जाती है. आखिर में इतना ही कहूंगा कि ईच कैटेगराइजेशन सिस्टम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर रिलेशनशिप विद नेचुरल रिसोर्सेज. इसके जरिए ही हमारा रिश्ता नेचुरल रिसोर्सेज से कैसा है वो काफी क्लियर हो जाता है. वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, हमने अभी अभी देखा है कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, PRCL, PRCL, PRCL. समझ में आए तो कमेंट में लिख देना PRCL, कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. P से पर्पस, R से रिन्यूएबिलिटी, C से हमने देखा कंपोजिशन और L से लोकेशन. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार है और मॉरल ऑफ द स्टोरी चैप्टर का यही है कि रिसोर्सेज है, यूज करो, नेचर ने तुम्हारे लिए ही तो दिया है, तुम्हारे जीवन को बेहतर करने के लिए इन रिसोर्सेज का उपयोग कीजिए, मगर सस्टेनेबल तरीके से, स्टीवर्डशिप के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. चलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं कि यार कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एसेंशियल हैं फॉर लाइफ. बहुत ही आसान टॉपिक है ये, जो समझाएगा कि यार एयर वाटर सॉइल सनलाइट, एयर वाटर सॉइल सनलाइट, एयर वाटर सॉइल सनलाइट, एयर वाटर सॉइल सनलाइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
life could not exist on earth without certain fundamental resources that we cannot create ourselves. हम तो ससुरा बना ही नहीं ना सकते, ऊपर वाला दिया है तभी तो सांस ले सकते हैं, पानी पिए बिना तो जी ही नहीं पाएंगे, जमीन ही नहीं होता तो ससुरा कुछ काम नहीं हो पाता। एंड अल्टीमेटली सनलाइट का अबंडेंस बहुत जरूरी है हर जीव के लिए। एंड इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। एयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, इसके अलावा वाटर की बात करें तो यार एसेंशियल फॉर ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस, हाइड्रेशन एंड हैबिटेट ऑफ एक्वाटिक लाइफ। इसके अलावा सॉइल की बात करें तो यार सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, पेड़ पौधों को उगने में सॉइल की जरूरत है। इट प्रोवाइड्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो खाना खा रहे हैं ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यार इस जमीन की वजह से तो आ रहा है, फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। और आखिर में सनलाइट एनेबल्स फोटोसिंथेसिस, फाउंडेशन ऑफ मोस्ट फूड चेन्स। सनलाइट के बिना सब कुछ अधूरा है। दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सर्वाइवल। देयर प्रोटेक्शन इज नॉट ऑप्शनल बट एसेंशियल। ये बहुत कीमती लाइन है, बहुत कीमती लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर देना बॉस। देयर प्रोटेक्शन इज नॉट ऑप्शनल बट एसेंशियल। इनको हमें प्रदूषित नहीं करना है, इनको पोल्यूट नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग देम प्रॉपर्ली। इट इज एसेंशियल नॉट ऑप्शनल। ये कोई आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, एसेंशियल है ये कि आप इनका उपयोग अच्छे से करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रिसोर्सेज फॉर लाइफ आपको क्लियर हुए होंगे। बड़े ही आसान शब्दों में चैप्टर पूरा हम समझने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। तो यार यहां पर वुड, स्टोन एंड मिनरल्स, प्लांट फाइबर्स, ये सारे मटेरियल्स हैं। रिसोर्सेज वो जो मटेरियल की तरह उपयोग में आती हैं फ्रॉम इंडियाज डाइवर्स फॉरेस्ट। लकड़ा जो है, पुष्पा 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 में भी आपने देखा लकड़ी की तस्करी लोग कर रहे हैं। समवेयर और दी अदर बहुत सारे कामों में उपयोग में आता है ये लकड़ा, ये वुड, एंड प्रोवाइड्स बोथ फंक्शनल आइटम्स लाइक फर्नीचर एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस लाइक स्कल्पचर्स एज वेल। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यार स्टोन मटेरियल की, तो मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन और आर्टिस्टिक पर्पस दोनों में ही बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो यार प्लांट फाइबर्स जो हैं वो कॉटन, जूट और अदर फाइबर्स के रूप में सामने आते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं। और कई अलग अलग प्रोडक्ट्स भी इनसे बनते हैं। जैसे हमने गोनी देखी है, हमारी अलग अलग ग्रेन्स की बोरियां जो होती हैं जूट की बनी हुई, ये बेहद उपयोग में आती हैं हमारे अलग अलग रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स में। इसका उल्लेख किया गया है। इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी ट्रांसफॉर्म इनटू बोथ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स एंड आइटम्स ऑफ ब्यूटी। यानी यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है, तो जो उपयोग में आती हैं, जो यूज में आती हैं ना, उनको यूटिलिटेरियन कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू बोथ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स एंड आइटम्स ऑफ ब्यूटी एज वेल। तो ये थे रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। पहले हमने लाइफ पढ़ा, अब मटेरियल पढ़ लिया। अब दोस्तों रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। हम कैटेगरीज पे पढ़ रहे हैं भाई, कैटेगरीज पे पहुंचे और कैटेगरीज को ही एक एक करके यहां पर समझाया जा रहा है। एनर्जी की बात करें तो हम कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलार, विंड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और बायोमास की अक्सर यहां पर बातें करते हैं। और ये देखा गया है कि हमारे देश में मेजर रिजर्व्स कोल के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाए जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें तो हार्नेसिंग पावर ऑफ रिवर्स, यानी पानी का जो पावर है, वेव्स का जो उनके पावर है, टाइड्स जो हम कहते हैं, कहीं ना कहीं उसके पावर से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्लांट्स जो हैं हार्नेस किए जा रहे हैं। सोलार एनर्जी के कई सोलार पैनल्स आपने घरों की छतों के ऊपर देखे होंगे। इसके अलावा विंड की बात करें तो यार स्पेशली अलोंग कोस्टल रीजन्स बड़े बड़े विंड मिल्स आपने देखे होंगे जिससे एनर्जी जनरेशन होता है। आखिर में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें तो यार हमारे यहाँ पे तो देश में इसका रिजर्व्स बहुत कम है, इसीलिए तो हमें अलग अलग सऊदी के देशों से, साउथ ईस्ट कंट्रीज से, ईरान से, इसके अलावा हमें रशिया से, अमेरिका से, अलग अलग देशों से हमें ये ऑयल, नेचुरल गैस जो है वो मंगवाना पड़ता है। आखिर में बायोमास की बात करें तो यार ये पुराना ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स है, यूज्ड इन रूरल एरियाज, गोबर गैस वगैरह से, और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल अब हमने कम कर दिया है। ये हैं रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। सबसे पहले क्या पढ़ा, रिसोर्सेज फॉर लाइफ। दूसरा क्या पढ़ा, रिसोर्सेज फॉर मटीरियल। तीसरा भी अभी देख लिया, रिसोर्सेज फॉर
एनर्जी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कैटेगराइजेशन, ये बाइफर्केशन आप समझ पा रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एसएसटी का नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजर्स। मजेदार चैप्टर है, बड़ा ही कमाल का, न्यू एनसीईआरटी का ये चैप्टर, और सीबीएसई बोर्ड का क्लास 8 का एक ऐसा चैप्टर जो आपको एसएसटी में यार बोर होने नहीं देगा। कम से कम यार जब आप मेरे सेशन देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा आपको कि आप मस्त ट्री डायग्राम बनाते रहें। आपको ये पीपीटी से लेकर आपको सारे नोट्स जो हैं वो हम क्विकली देते रहेंगे। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे। अगर आप नए भी हैं ना तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको सारे रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर बार बार लगातार मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेचर्स प्रिंसिपल को जानते हैं। भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहे हैं, नेचर्स प्रिंसिपल। उफ तुम्हारे आदर्श, उफ तुम्हारे सिद्धांत। ये वो सिद्धांत है नेचर का जहां नेचर अक्सर रीजनरेट में मानता है, वो रिक्रिएशन में बिलीव करता है, और उसका अपना पेस है बॉस। वो बुमराह जैसा एकदम कमाल का यॉर्कर तो डालता ही है, और स्लोअर वन भी कमाल के डालता है। समवेयर और दी अदर नेचर अपने पेस पर काम करता है, और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर इंसान इस पेस को ब्रेक करें, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करें, तो यार नेचर का गड़बड़ा जाना बहुत ज्यादा लाजमी है। जिस तरह हमने कई बार देखा है, यंग बल्लेबाज 15 साल का वैभव सूर्यवंशी बुमराह को भी छक्का मार देता है, जोफ्रा आर्चर को भी मार देता है, भाई साहब बोल्ट को भी मार देता है। तो यार थोड़ी देर के लिए बॉलर जो है ना डिसबैलेंस हो जाता है। उसी तरह ह्यूमन बीइंग अगर एक्सप्लॉइट करता रहे रिसोर्सेस को, पेड़ों को काटता रहे, ग्लेशियर्स को पिघलाता रहे, कहीं ना कहीं यार ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, इन प्रॉब्लम्स की वजह से नेचर जो है ना अपनी रीजनरेटिव पावर्स को खोने लगता है। और वही इस स्लाइड पर आपको समझाने की कोशिश हो रही है। नेचर का प्रिंसिपल क्या है? रिस्टोरेशन। फिर से एक बार दिखाता हूं, नेचर का प्रिंसिपल क्या है? रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, ये दोनों शब्द बड़े कमाल के हैं, ध्यान दीजिएगा। रिस्टोरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट। जैसा था वैसा वापस, जैसा था वैसा वापस, जैसा था वैसा वापस, जैसा था वैसा वापस, जैसा था वैसा वापस तभी होगा जब रिस्टोरेशन होगा। और रिस्टोरेशन ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा रीजनरेशन की बात करें तो यार नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। समवेयर और द अदर माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रीजनरेशन जो है ना ये कमाल की चीज है। नेचर में एक काबिलियत है, नेचर में एक एबिलिटी है टू क्रिएट न्यू लाइफ, और वो न्यू लाइफ क्रिएट करने में बिलीव करता है। नेचर अपने आप को रीग्रूम करता है। अगर इंसान अपना कमीनापन छोड़ दे ना, थोड़ा सा सब्र करे ना, थोड़ा पेशेंस करे ना, तो नेचर अपने आप हीलिंग करना जानता है। लेकिन हमारे में सब्र नहीं है, हमारे में लालच है, ग्रीडीनेस है। हम बस खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं। जरा सा पानी निकला कि निकाल लिया, जरा सा ऑयल निकला कि निकाल लिया, फिर खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं। अरे ऐसे हमने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया है लैंड को, ऐसे हमने सॉइल का डिग्रेडेशन क्रिएट कर दिया है। कई प्रॉब्लम्स हमारा ह्यूमन काइंड, मैन काइंड फेस करने वाला है, और आने वाली जनरेशंस का बुरा हाल हो सकता है। तो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ना है, तो समझदारी से बढ़ना पड़ेगा। क्यों? इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉलन ट्रीज, ये एग्जांपल समझिए, जो ट्रीज गिर जाते हैं ना वो डिकम्पोज होती हैं अपने आप विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड इंसेक्ट्स। इससे सॉइल क्या होती है? एनरिच होती है एंड एनेबल न्यू ग्रोथ। दिस नेचुरल साइकिल क्रिएट्स नो वेस्ट, इससे कोई वेस्ट क्रिएट नहीं होता, एंड एवरीथिंग इज रीपर्पस्ड। हर चीज अपने आप को रीपर्पस करती है, रीजनरेट करती है। पेड़ गिरे थे, वो बैक्टीरिया फंगाई से फिर से एक बार खड़े हुए, नए पेड़ हुए, नया कल्टीवेशन हुआ, नई लाइफ। लेकिन अगर आप इसको रोक देंगे अननेसेसरी चीजों के साथ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के साथ, तो यार फिर तो मुश्किल है। और इसीलिए कई प्रॉब्लम्स हम मॉडर्न डे वर्ल्ड में फेस करने लगे। दोस्तों आइए बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। जी हाँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जब बात आती है तो ये वो चीजें हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू होती हैं, रीजनरेट होती हैं। जैसे अभी हमने बात किया ना, नेचर का पर्पस क्या है, नेचर का प्रिंसिपल क्या है? रीजनरेशन है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो रीजनरेट होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी। द सन प्रोवाइड्स नियरली अनलिमिटेड एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस्ड थ्रू फोटोवोल्टाइक पैनल्स एंड थर्मल कलेक्टर्स। सोलर पैनल्स के जरिए इनको हम क्या कर सकते हैं? हार्नेस कर सकते हैं। विंड एनर्जी की बात करें तो यार एयर में करंट है, वो करंट जो है इट कैन बी कैप्चर्ड बाय टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डिप्लीटिंग द रिसोर्स।
तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े हमने विंड मिल भी देखे हैं जहां पर इसे यूज करके एनर्जी को जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा फ्लोइंग वाटर का करंट जो है रिवर्स कंटिन्यूअसली फ्लो एज पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल प्रोवाइडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अपॉर्चुनिटीज। और आखिर में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो भाई साहब टिम्बर हो गया, and other forest products can be harvested sustainably if forests are managed to allow regeneration। लेकिन हम में सबर नहीं है, हम बस झाड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, और इससे भाई साहब ये रिप्रोडक्शन जो है, रीजनरेशन जो है, ये नहीं हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है कि इन रीन्यूएबल रिसोर्सेस को हम बेहद सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करें, इनको खत्म होने ना दें, रीजनरेट भी करें, एंड दिस इज व्हाट विल क्रिएट अ हेल्दी सोसाइटी। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे द कंडीशन ऑफ रिन्यूएबिलिटी। होगा कैसे? मैंने दो चीजें बताई आपको पिछली दो स्लाइड्स पे दोस्तों। एक नेचर का उसूल, नेचर का सिद्धांत। नेचर का सिद्धांत है रीजनरेशन और रिस्टोरेशन। उसके बाद हमने देखे कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो रिन्यूएबल। हमने देखा सोलार, विंड, हमने देखा अलग अलग चीजें जो रिन्यू की जा सकती है, लेकिन इनको रिन्यू करने की एक शर्त है, कंडीशन है। आइए उस कंडीशन को समझते हैं, क्योंकि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती ना तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए for resources to remain truly renewable, one critical condition must be met: the natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed। डिस्टर्ब करू नका, बहुत जरूरी है कि आप इसे डिस्टर्ब ना करें, ना करें, ना करें। जो नेचुरल रिदम है ना रीजनरेशन का, जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन का, उसे डिस्टर्ब अगर कर दिया ना तो फिर रीजनरेशन रिस्टोरेशन कैसा होगा? स्लो होगा। कैसा होगा? स्लो होगा। कैसा होगा? स्लो होगा। बोल भाई साहब, कैसा होगा? स्लो होगा। डिस्टर्ब मत कर यार। नेचुरल रीजनरेशन को, नेचुरल रिदम को अगर आप ब्रेक कर देंगे, वो उगने ही वाला था कि फिर काट दिया। वो भाई साहब अच्छा खासा फ्लो हो रहा था कि उसमें तुमने यार पोल्यूशन फैला दिया। समवेयर और द अदर हम में उंगली बहुत है ना यार, हम यार उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करें, यही इस चैप्टर का मैसेज है। इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। अब उगा ही नहीं था कि फिर काट देते हो टिम्बर। ऐसे कैसे? जंगल बनेंगे ही नहीं तो कट कट के तो खत्म हो जाएंगे। Somewhere or the other we have to understand, if we extract groundwater faster then it can be replenished। वापस से पानी आए जमीन के अंदर, उससे पहले ही हम उसको खत्म कर दे रहे हैं, तो फिर तो यार ये साइकिल स्लो हो जाएगा। ये रीजनरेशन, ये रिस्टोरेशन विल बी वेरी वेरी स्लो एंड दिस विल रिजल्ट हैजार्डस। ये बहुत खतरनाक हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, एंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। My dear friends, human actions have already disturbed many of nature's cycles। हमारी हरकतों ने यार बहुत कुछ ऑलरेडी बिगाड़ दिया है। आप महसूस कर रहे हैं राइजिंग टेम्परेचर्स, जिससे ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट होने लगे हैं। नेचुरली वो मेल्ट होते हैं, उनको समय लगता है, लेकिन अब इतना ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, इतना ज्यादा तापमान, तो ग्लेशियर फास्टर मेल्ट होते जा रहे हैं। ओवर फिशिंग की वजह से यार फिश पॉपुलेशन जो है ना, उनकी एबिलिटी से बहुत ही डिप्लीट हो रहा है ज्यादा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है ये वाटर बॉडीज को खराब कर रहे हैं, जिससे नेचुरल एबिलिटी टू क्लीन देमसेल्फ हैज बीन रिड्यूस्ड एज वेल। तो भाई साहब ये स्लाइड एक प्रश्न है, ये एक बहुत बड़ा आपके सामने क्वेश्चन मार्क है कि इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को आप देख रहे हैं, फिर भी क्यों आप जिम्मेदार नहीं बन रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रिसोर्सेस को जो है इस कंडीशन के साथ हम लेकर चलें। ट्रेडिशनल नॉलेज हमें क्या सिखाता है? ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारी प्राचीन काल का नॉलेज, ये नेचुरली हमें सिखाता था कि भाई कैसे आपको फिशिंग करनी है, कब आपको फिशिंग करनी है, किस तरह से फिशिंग पॉपुलेशन को भी तकलीफ ना हो और आप भी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। बात यहां पर एग्जाम्पल फिशिंग का ही दिया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल फिशिंग रेगुलेशंस के बारे में समझाया है। कम्युनिटीज ट्रेडिशनली रेगुलेटेड फिशिंग ड्यूरिंग स्पॉनिंग सीजन्स टू मेंटेन फिश पॉपुलेशंस, लेकिन अब कमर्शियलाइजेशन जो है ना वो बढ़ गया है। पहले क्या था, वो जो मच्छीमार कम्युनिटी होती थी ना, वो बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे से
स्पॉनिंग सीजन में ही फिशिंग वगैरह करते थे और अच्छा खासा संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ कामकाज हो जाता। लेकिन जब से कमर्शियल फिशिंग बढ़ी है तब से नीड और रिक्वायरमेंट, डिमांड भी जो है बढ़ा है। अब बिंदास 24 तास मछलियां पकड़ी जा रही हैं, हर जगह फिशिंग के लिए कहीं ना कहीं नेट्स लगाए जा रहे हैं और अलग अलग टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है। तो ये जो ट्रेडिशनल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो गई हैं क्योंकि कमर्शियलाइजेशन, धंधा, बिजनेस जो आ गया है उससे ओवर फिशिंग हो रही है, जिससे टूना जैसी फिशेस डिसरप्ट हो रही है हमारी इकोसिस्टम ओशियन की। हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो खतरे में आ गई समवेयर और दी अदर। हमें बहुत ध्यान रखना है और ट्रेडिशनल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को फॉलो करना है, जैसे कि सेक्रेड ग्रोव्स, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, उन्हें मत काटिए आप पेड़ों को। रोटेशनल ग्रेजिंग सिस्टम, जो हमारे गाय भैंसों को चराया जाता है ना, प्राचीन काल में ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या था कि उनको अलग अलग जगह पे चराया जाता था। अगर एक ही जगह पे उनको चरने दे देंगे तो यार वो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, वहां पर चरने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं आगे जाके ग्रासलैंड। तो समवेयर और दी अदर रोटेशनल ग्रेजिंग होनी चाहिए। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, जैसे स्टेप वेल्स बनाइए, टैंक्स बनाइए, चेक डैम्स बनाइए छोटे। इसके अलावा मिक्स्ड क्रॉपिंग कीजिए, सीड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए ताकि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी आए। जिसमें पैसा मिल रहा है सिर्फ वही क्रॉप उगाते रहो, उगाते रहो, उगाते रहो। एक ही क्रॉप की वजह से कई बार सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। इन द लॉन्ग रन आपको उतना ज्यादा एग्रीकल्चर में फायदा नहीं होगा। अगर आपको ये फायदा चाहिए तो आपको क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मिक्स्ड क्रॉपिंग पे भी आपको फोकस करना है। इससे ट्रेडिशनल नॉलेज आपको काम आएगा और सस्टेनेबल रिसोर्सेस यूज भी हो पाएगा। दोस्तों, हमारे नेचर के ऊपर इंडस्ट्रीज का बहुत गहरा और खतरनाक इंपैक्ट। पोल्यूशन की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंस, ये इंपैक्ट बड़ा ही खतरनाक है। ये कंटामिनेशन बहुत खतरनाक है और इसका इंपैक्ट जो है वो जीवन पे बहुत बड़ा है। और वही ये स्लाइड आपको समझाती है, इंडस्ट्रियल इंपैक्ट ऑन नेचर्स साइकिल। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर मॉडर्न इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स we consume but often create waste that disrupt nature cycle। हमारी जरूरत की चीजें ये बड़ी बड़ी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनाती तो हैं, लेकिन इनको बनाते हुए कई वेस्ट भी जो है प्रोडक्ट निकलते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके लिए पेन बनाई जा रही है, एक बैग बनाया जा रहा है, लेकिन वो बनाते वक्त उसके सांचे में ढलते हुए कई ऐसे प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं उन्हें स्क्रैप कर दिया जाता है, क्योंकि वो तो यूजेबल नहीं। हम तो बना बनाया बैग यूज करने वाले, लेकिन वो बैग बनाने में जो कचरा निकला होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला होगा, वो भी तो कहीं डालना पड़ेगा। तो उसको ये इंडस्ट्रीज फेंक देती हैं, फेंकती हैं कई बार नदियों में, और फिर नदियों के नाले बन जाते हैं। हमारे मुंबई में भी ऐसी कई जगहों पर आपको नदियां मिलेंगी जो एक जमाने में विशालकाय नदियां थी, लेकिन अब वो छोटे से नाले में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि ढेर सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनमें फेंका जाता है, उसमें एग्जिबिट किया जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस यानी यही वेस्ट ऑफन कंटेन केमिकल्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन नेचुरली। तो ये केमिकल्स जब ऐसा जहर की तरह फैलाया जाता है पानी में, तो ये वाकई में प्रदूषित कर देता है। अनट्रीटेड वेस्ट डिसरप्ट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम व्हेन डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स। अगर इनको नदियों में फेंक दिया जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक्वेटिक लाइफ पर ये किसी के पानी में जहर मिलाना हो गया ना भाई। मछलियां बेचारी मस्त टहल रही, अचानक तुमने उसमें केमिकल डाल दिए, वेस्ट डाल दिया, अनट्रीटेड वेस्ट डाला, तो बेचारी पानी समझ पी रही है, समाप्त हो गया जीवन, जहर पिला दिया आपने। एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो यार दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। हवा में अगर कुछ फैल जाए तो भाई वो तो जहां हवा वहां जाएगा, और इसीलिए अफेक्टिंग एरियाज फार फ्रॉम देयर सोर्स। सॉइल कंटामिनेशन की बात करें तो यार समवेयर और द अदर इट परसिस्ट फॉर डेकेड्स अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शन। और इसीलिए हवा, पानी, जमीन ये एसेंशियल फॉर लाइफ, और इसका कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल का जो इंपैक्ट है, जो खतरनाक सा कॉन्सिक्वेंस है, उससे हमें अगर बचना है तो जिम्मेदारी पूर्वक काम करना चाहिए। व्हेन नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन आर डिसरप्टेड, रिसोर्सेज दैट शुड बी रिन्यूएबल बिकम इफेक्टिवली नॉन रिन्यूएबल। ये मैसेज है बॉस, ये आखिरी लाइन जो है ना, जड़ी बूटी है। ये लाइन क्या बोलती है? ये लाइन बोलती है कि भाई
अगर हम नेचर का जो रिदम है, क्या रिदम मैंने बताया, नेचर का रिदम क्या है, 2 R, आर आर, रिस्टोरेशन रीजनरेशन, रिस्टोरेशन रीजनरेशन। अगर तुमने इस रिदम को ब्रेक किया, तुमने रिस्टोर होने नहीं दिया, तुमने रीजनरेट होने नहीं दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बड़े हो जाएंगे एंड रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं वो भी इफेक्टिवली नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। इस फोटो में भी आप देख रहे हैं किस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है डिस्पोज हो रहा है, विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट डिस्पोज हो रहा है। ये पॉइजन की तरह एक्ट करता है, वाटर बॉडीज को खराब करता है और इकोसिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ये है वो इंपैक्ट। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल इंपैक्ट ऑन नेचर साइकिल, तो उसमें आप ये डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं जरूर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, आसानी से पीडीएफ के थ्रू पढ़ पाएंगे और कमाल का ये सब कुछ रिसोर्सेज आपको फ्री में मिलने वाला है। तो यार इसको भी सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडस्ट्रियल इंपैक्ट के बाद अब बात करते हैं इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज। कैसे ये इकोसिस्टम फंक्शन करता है, ये जो नेचर का इकोसिस्टम है इसकी सर्विस क्या है, कैसे ये हमारी मदद करता है। तो भाई साहब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नेचर से ही तो होता है, फ्लड का प्रिवेंशन नेचर से ही तो होता है। बाढ़ आने से हमको ये पेड़ पौधे ही तो रोकते हैं, ये वेटलैंड्स ही तो रोकते हैं, ये जंगल ही तो हैं जो बाढ़ को रोकते हैं, ये पेड़ ही तो हैं जो हमको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले हैं। इसके अलावा वाटर फिल्टरेशन में भी तो मदद होती है इन नेचुरल चीजों की। फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स नेचुरली फिल्टर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम वाटर बॉडीज। और इसके अलावा पॉलिनेशन की बात करें तो कई जीव जंतु, कई इंसेक्ट्स, कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो खेती में सुधार लाते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हैं। इनके होने से भाई साहब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाता है और इसीलिए इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स पोलिनेट यानी सुधारते हैं, इंप्रूव करते हैं अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ ग्लोबल फूड क्रॉप्स वर्थ बिलियंस एनुअली। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्लाइड आपको ये समझाने में कामयाब होगी कि यार इकोसिस्टम जो है वो किस तरह से आपकी मदद करता है, कैसे फंक्शन करता है और आसानी से दोस्तों ये काम आ सकता है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की। रिन्यूएबल में तो हमने देख लिया वो रिसोर्सेस जो रीजनरेट हो सकती हैं और रिस्टोर हो सकती हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में कई ऐसे रिसोर्सेस हैं जो भाई साहब एक बार आपने यूज कर लिया तो फिर वो वापस मिलने वाली नहीं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो हैं जो एक्सटिंग्विश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे हम आज अगर सऊदी की कंट्रीज की बात करें तो वहां पर ऑयल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बहुत ज्यादा खत्म होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है देश दुनिया। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स और कई सारी चीजें अब सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं ऑयल और नेचुरल गैस के। समवेयर और दी अदर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये फॉसिल फ्यूल जो है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो यार आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स विद फाइनाइट रिजर्व्स आर आल्सो नॉन रिन्यूएबल। नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो लाइमस्टोन, जिप्सम एंड वेरियस इंडस्ट्रियल मिनरल्स, ये सभी पूरी तरह से दोस्तों नॉन रिन्यूएबल है। आखिर में बात करें दोस्तों तो हमारे देश के अंदर आप देखें तो सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व्स हैं जो अगले 50 सालों तक तो चलेंगे, दे विल लास्ट फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स, और उसके बाद क्या। इसीलिए यही सही समय है कि आप रीजनरेटिव, रिस्टोरेटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ें। कोयला 50 साल में खत्म हो जाएगा भाई। आप गिन लीजिए कि आप अभी कितने साल के हैं, 50 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, और तब आपके पास यार कोयले से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगी। आपको अगर डिपेंडेंसी है तो वो बढ़ जाएगी और इसीलिए अभी से उसके सब्स्टिट्यूट्स पर वर्क करना शुरू करना होगा। करंट कंजम्पशन रेट्स को देखें तो भाई साहब कोल रिजर्व सिर्फ 50 साल देश में चलने वाले हैं। एज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस विद पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जुडिशियस यूज बिकम्स क्रूशियल अंटिल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स आर वाइडली अवेलेबल। क्योंकि आपको पता है खत्म हो जाने वाला है, तो अभी से उसका जुडिशियस यूज कीजिए, प्रॉपर यूज कीजिए, वेस्टेज होने मत दीजिए। अभी से उसके ऊपर आपको यूजेज में कटौती करनी चाहिए प्रॉपर, आपको अल्टरनेटिव जब तक नहीं मिल जाता।
दोस्तों ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल अल्टरनेटिव, मतलब हम जो कोशिश कर रहे हैं ना वो यहाँ पर बताया गया कैसे इन नॉन रिन्यूएबल को हम अल्टरनेटिव से आसान बना सकते हैं अपने काम को। तो यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये बहुत आजकल इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसका अगर हम रिन्यूएबल अल्टरनेटिव देखें तो पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोप्लास्टिक और नेचुरल फाइबर्स को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा मेटल बेस्ड प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, और इसका अगर अल्टरनेटिव देखें तो इसकी रिसाइकलिंग की जा सके ऐसा चीज यूज कीजिए, सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज कीजिए, लॉन्गर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बिलीव कीजिए, और जब ये लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल होगा तो आसान हो जाएगा आपके नॉन रिन्यूएबल को रिन्यूएबल में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिव की तरफ से यूज करना। The transition to renewable alternatives requires changes in infrastructure, technology, and consumer behavior. Individual choices and policy initiatives both play critical roles in this transition. कहीं ना कहीं हमें यार हर क्षेत्र में, हर जगह पर चेंजेस लाने पड़ेंगे, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो टेक्नोलॉजी में हो, कंज्यूमर बिहेवियर में। एक के बदलने से कुछ नहीं होगा, हर तरीके से एटीट्यूड और माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उसी से तो हम ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रीजनरेटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्लाइड समझी होगी। अब बात करें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो यार ये समझाता है कि भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया, और वही यहां पर शो किया गया है कि यार जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइवन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहीं पे कुछ बहुत ज्यादा है तो कहीं पे बहुत कम। दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इसीलिए जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा उपलब्ध होते हैं ना, ज्यादा उपलब्ध होते हैं, वहां पर आप ये महसूस करेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट्स भी ज्यादा होते हैं। इंसान वहीं रहना ज्यादा पसंद करेगा जहां पानी आता हो, क्योंकि पानी के बिना तो सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। इंसान वहां रहना पसंद करेगा जहां उसको जॉब अच्छी मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, जहां पे वो कामकाज कर सके, 2 वक्त की रोटी कमा सके, अपने परिवार को खुश रख सके, और वो वहीं पॉसिबल है जहां नेचुरल रिसोर्सेस है। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स पैटर्न आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी नेचुरल रिसोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। ट्रेड रिलेशनशिप्स हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं वॉर के समय, और पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ये भी माना जाता है। जो अगर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है भाई साहब तो इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कोई देश आप पे कब्जा करने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि आपके पास वो नेचुरल रिसोर्स अबंडेंस में मौजूद है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं लोकल पॉपुलेशन के लिए। टाउनशिप का ग्रोथ होता है सर्विस सेक्टर्स अराउंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। जैसे मुंबई की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे बड़ा पोर्ट देश का माना जाता है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी ज्यादातर ट्रेड अपना मुंबई से करते थे, ब्रिटिशर्स भी यहीं से सारा ट्रेड करते थे। और आपने महसूस भी किया कि मुंबई जो है ये कंपैरेटिवली जल्दी डेवलप हुई दूसरे अलग अलग एरियाज से देश में। समवेयर और दी अदर मुंबई में जल्दी सिटीज डेवलप हुई, टाउन्स डेवलप हुए, बड़ी बड़ी इमारतें बनी, लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरे देश से आने लगे, नौकरियां पाने लगे, यहाँ कुछ ना कुछ कामकाज मिल ही जाएगा, ये उनको पता था। और समवेयर और दी अदर ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि रिसोर्सेस यहाँ पर आसानी से अवेलेबल थे। इंडस्ट्रीज ऐसी जगहों पर प्रेफर करती हैं अपने आप को एस्टैब्लिश करना जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल। डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऐसी जगहों पे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल अच्छे बन पाते हैं। इंप्रूव्ड एक्सेस टू मॉडर्न फैसिलिटीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का भरमार है, भंडार है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से ये चैप्टर आपको समझाना चाहता है कि यार नेचुरल रिसोर्सेज का यूज आप बेहतर तरीके से कीजिए, सस्टेनेबल तरीके से कीजिए, आप बेहद अच्छे से इसे टिका पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे और रीजनरेट भी कर पाएंगे। सोशल कॉस्ट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, क्या भरना पड़ेगा खामियाजा, क्या सोशल सामाजिक खर्च लगेगा रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में? तो बहुत सारे नुकसान हैं भाई, बहुत सारे नुकसान हैं। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है,
People living in resource rich areas may be forced to relocate, losing their homes and traditional livelihood. कई बार ऐसा देखा गया है कि रिसोर्स जहां पर ज्यादा अवेलेबल है ना, वहां पर फिर लोगों को रहने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर एकदम हैवी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, मैकेनिज्म आ जाता है, भरपूर खुदाई होती है, भरपूर चीजें एक्सट्रैक्शन की जाती हैं, और इस वजह से आम आदमी का वहां रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ कल्चरल लॉस, भाई साहब सेक्रेड प्लेस है, कल्चरल हेरिटेज साइट है, तो उस पर एक खतरा आ जाता है कि भाई ये तो यार कल्चरल साइट है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए इस कल्चरल साइट को भी खोद दिया जाएगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो यार लोकल कम्युनिटीज ऑफन इसका नुकसान जो है वो झेलती हैं, क्योंकि पोल्यूशन होता है, इससे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जाता है, और कई अलग अलग एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स जो है वो लोकल कम्युनिटी को फेस करने पड़ते हैं। एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, ये भी एक सोशल कॉस्ट है। इसके अलावा इन इक्विटेबल बेनिफिट्स, भाई साहब कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट इसके तो कई उदाहरण आपको देश में मिल जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में, जहां ये बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रीज तो आ जाती हैं, पैसा भी कमाने लग जाती, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा जाता है उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की जेब में, जो शायद उस जगह की भी ना हो, और वहां का लोकल जो है वो हाथ मलते रह जाता है कि उसको तो कुछ भी नहीं हासिल हो। तो ये बेनिफिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इनइक्विटेबल माना जाता है। प्रॉफिट्स फ्रॉम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन फ्रीक्वेंटली फ्लो टू डिस्टेंट शेयर होल्डर्स। अगर मैं अंग्रेजों की बात करूं तो कई बार अंग्रेजों ने हमको एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया, और सारा पैसा लेकर कहाँ चले गए? इंग्लैंड में चले गए। यहाँ के लोगों को क्या मिला? ठेंगा मिला, कुछ भी नहीं मिला। समवेयर और दी अदर यही ये पॉइंट कहना चाहता है कि यार इनइक्विटेबल बेनिफिट्स है, हमारे रिसोर्सेस ले रहे हो तो हमको भी तो फायदा दो। और इसीलिए बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिमेन्स वन ऑफ द सेंट्रल चैलेंजेस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपको अच्छे से रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है तो भाई साहब आपको याद रखना है कि यार हमें प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग करनी है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की विद सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। दोस्तों ये चैप्टर कमाल का है, और हर स्लाइड के साथ आपको ये समझाता है कि कैसे रिसोर्सेज जो हैं वो उपयोगी साबित होते हैं। ये स्लाइड आपको समझाती है रिसोर्सेज एंड ट्रेड के बारे में, धंधा, बिजनेस, रिसोर्स अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस करती है रीजनल स्पेशलाइजेशन को। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट की बात कर लीजिए, कमाल का रिसोर्स वहां पर मौजूद है जिससे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आसानी से बन जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन नॉलेज के स्किल्स को कंबाइन किया जाए तो रिसोर्सेज कैन क्रिएट प्रोडक्ट्स लाइक ट्रेडिशनल वुड, स्टील फ्रॉम साउथ इंडिया। ट्रेड रूट्स हिस्टोरिकली डेवलप होते हैं तो ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज वेयर अबंडेंट टू वेयर दे वर नीडेड। इसके अलावा मेजर एम्पायर्स इन इंडिया डेवलप पार्टली ड्यू टू कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड रिसोर्सेज। यानी जो बिकता है, जहां पर पैसा ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेस के संदर्भ में ट्रेड देखा गया है, और इसीलिए टुडे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स कनेक्ट रिसोर्सेस, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड मार्केट अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में ऐसे रिसोर्सेस की बहुत डिमांड है जिनकी वजह से ट्रेड आसान, ट्रेड रिलेशंस बढ़े और पैसा ज्यादा कमाया जा सके। दोस्तों बात करते हैं अब ट्रांस बाउंड्री रिसोर्स मैनेजमेंट की। भेदभाव कौन करता है भाइयों? दोस्तों कौन करता है भेदभाव? इंसान करता है ना। नेचर ने कभी भेदभाव किया है क्या? नहीं किया है। नदियां बहती हैं तो बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं। नदियों ने कभी भेदभाव नहीं किया। नदियां जो हैं वो एक देश से दूसरे देश तक चली जाती हैं। गांव शहर तो छोड़ ही दीजिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में तो जाती हैं, लेकिन कई ऐसी विशाल महाकाय नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र ही ले लीजिए, ये इंडिया, बांग्लादेश, चाइना तक चली जाती है। तो बाउंड्रीज जो है नेचर के लिए नहीं है। कई पक्षियों को आपने देखा होगा, बर्ड्स को आपने देखा होगा कि यार जो कई मील उड़ करके, कई डिस्टेंस को कवर करके इंडिया तक पहुंचते हैं। कई फ्लेमिंगोस की बात करें, कई बार हमें कुछ स्पेसिफिक सीजन में वो देखने मिलते हैं, बाकी टाइम यहाँ नहीं होते। वो कई दूर दराज के देशों से उड़कर यहाँ आते हैं सनबाथ लेने के लिए, धूप सेकने के लिए, एंजॉय करते परिवार के साथ आए, झुंड में आ जाते हैं। समवेयर और दी अदर दोस्तों यही बात बहुत ही कीमती है जो आपको समझाती है दैट ट्रांस बाउंड्री रिसोर्स मैनेजमेंट एक चैलेंज हमारे लिए बन गया है, क्योंकि हम भेदभाव करते हैं, बॉर्डर्स लगा के बैठे हैं, बाउंड्रीज करके सेट बैठे हैं।
लेकिन नेचर ने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। डोमेस्टिक एग्जाम्पल की बात करें तो कावेरी नदी एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसका पानी शेयर होता है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पौंडुचेरी में। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ये स्टेट बाउंड्रीज मैनेज करती हैं। ग्राउंड वाटर एक्वाफायर्स की बात करें तो यार स्पैनिंग मल्टीपल स्टेट्स। इंटरनेशनल एग्जांपल की बात करूं तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जो कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश में से होकर गुजरती है। हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं ये मल्टीपल नेशन को अफेक्ट करते हैं जब पिघलते हैं तो। और माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ, जो कि मैंने बताया आपको, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, और ये इसीलिए ट्रांस बाउंड्री होते हैं। नेचर कभी भी बॉर्डर्स या बाउंड्रीज नहीं देखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आ गया हूं दोस्तों, द नेचुरल रिसोर्स कर्स। जी हां, श्राप है ये, नेचुरल रिसोर्स का श्राप। ये वो कर्स है जो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाला है। Having abundant natural resource does not guarantee economic prosperity। मैं झारखंड का उदाहरण यहां पर अक्सर देता हूं कि भाई कई चीजें झारखंड में अबंडेंस में मौजूद है, कमाल, मतलब झारखंड सिंगापुर बन जाए अगर उसको अच्छे से, सिंगापुर बन जाए अगर अच्छे से उसको सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन आज भी गिनती पिछड़े राज्यों में होती है, बैकवर्ड स्टेट्स में होती है। क्यों? क्योंकि यार ये नेचुरल कर्स माना जाता है, समवेयर और द अदर ये एक श्राप ही है। आप समझ लीजिए कि यार मैनेजमेंट अच्छा नहीं करोगे, सस्टेनेबिलिटी को नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। Having abundant natural resource does not guarantee economic prosperity। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो आप तरक्की करें, आप महान बन जाएं। Some resource rich region experience slower economic growth and development, a phenomenon economists call the natural resource curse or the paradox of plenty। अपोजिट प्लेंटी का, आपके पास है बहुत लेकिन फिर भी जरूरत कोनो काम नहीं आ रहा है। याद रखिए, कंट्रीज में फेल टू डेवलप इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स। इंडिया हैज जनरली अवॉइडेड दिस कर्स बाय इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दैट एड्स वैल्यू टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। भारत ने बहुत सावधानी से काम किया है, इंडिया बहुत सावधानी से काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमने बैलेंस किया हुआ है। हम ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज में जो हमें वैल्यू ऐड करते हैं उसके अंदर ज्यादातर हम इन्वेस्ट जो है वो उसी तरह से कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम उसी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर फायदा हो सके और ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। नेचुरल कर्ज से बच के रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन रिसोर्स बेनिफिट्स, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिसोर्स के बेनिफिट हमें देते हैं, जैसे ह्यूमन नॉलेज, एजुकेशन एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज दे देते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो लोकल पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग में बड़ा ही काम आता है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में। इसके अलावा गुड गवर्नेंस, तो भाई साहब ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट प्रिवेंट करप्शन एंड एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन, ये भैया इन्वेस्टमेंट को सस्टेनेबल बना करके प्रगति करने में, डेवलपमेंट करने में बहुत मदद करता है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगा ही, तरक्की तो होगी, खाली खेती प्रधान नहीं है, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करेंगे जब रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करने लग जाएंगे। भाई साहब ये आखिरी लाइन जड़ी बूटी है, ध्यान दीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज आर ओनली दैट स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ सोसाइटी मैनेजेस देम डिटरमाइंस वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट्स और कर्स। समझ रहा है? नेचुरल रिसोर्स तो भैया शुरुआत है, शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, आप इसको यूज कैसे करते हैं। आप इसको अगर ओवर एक्सप्लॉइट कर लेंगे ना तो ये आपको टेम्पररी सेटिस्फैक्शन तो दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फटका जरूर लगेगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी भैया। चलिए हमें करना क्या है, जो इस चैप्टर का मेन मैसेज है ना भाई, मैसेज ऑफ द चैप्टर, अब हम उस पे पहुंचे। हमने स्टार्टिंग से अब तक जान लिया बहुत कुछ कि नेचुरल रिसोर्स का कैटेगराइजेशन कैसा होता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। हमें यह समझ में आ गया कि रिन्यूएबल ये रिस्टोरेशन, रीजनरेशन, नेचर का रिदम है, इसको फॉलो करके ही बनता है। अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो यार रिन्यूएबल भी नॉन रिन्यूएबल जल्दी बन जाएगा। हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी देखा, उनके रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स को भी देखा। अब हम सीखेंगे भाई साहब करना क्या चाहिए, यूज कैसे करना चाहिए। रिसोर्सेज जो हैं ये कम 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 होते चले जाएंगे, हमें इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स दैट वी रिस्पेक्ट नेचर
and use natural resources in a way that enables the restoration and regeneration. पूरे चैप्टर में 2 वर्ड ने घुसा के रख दिया भाई, ये याद रखिए आप, रिस्टोरेशन रीजनरेशन, रिस्टोरेशन रीजनरेशन, रिस्टोरेशन रीजनरेशन। भाई साहब नेचुरल रिदम है ये, रिस्टोरेशन रीजनरेशन। ये 2 चीजें आपको कहां लेकर जाएंगी, सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ले जाएंगी, और वही यहां पर सिखाने की कोशिश हो रही है। स्टीवर्डशिप म्हणजे काय सर? स्टीवर्डशिप मतलब रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आपको एकदम लीडर की तरह है, मतलब बस ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉइट करते रहें, एक्सप्लॉइट ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो कमाल ही तरीके से खत्म हो जाएंगे। एंड द रिस्पॉन्सिबल जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल वंस, ये बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट तो वार्न भी कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं भाई साहब कि अगर इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट रहा ना तो काम बेड़ा गर्क हो जाएगा, काम फिट हो जाएगा, मामला हिट हो जाएगा, तू एकदम तकलीफ में आ जाएगा भाई। ये बहुत जरूरी है कि नेचुरल सिस्टम को हम ब्रेक ना करें। अब बात करते हैं केस स्टडी की। एग्जाम में इस चैप्टर से 2 केस स्टडी के आने के चांसेस हैं। पहली केस स्टडी अब आपके सामने है, एकदम ध्यान से देखिएगा। केस स्टडी है भाई साहब ग्राउंड वाटर क्राइसिस की। जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी भाई साहब खोदते रहोगे आते रहेगा, खोदते रहोगे आते रहेगा। लेकिन अगर हम बात पंजाब की करें ना, तो पंजाब एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और इसीलिए केस स्टडी के रूप में आपके सामने। खेती जबरदस्त होती है पंजाब के अंदर, कमाल की होती है, फर्टिलिटी लैंड में लाजवाब है, बट समवेयर और द अदर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ऑफ लेट हमने इतनी ज्यादा खुदाई कर दी है, इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर लिया है कि अब जमीन के नीचे पानी का नामो निशान ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है। यही है पंजाब की आज की सच्चाई, द ग्राउंड वाटर क्राइसिस ऑफ पंजाब। ये केस स्टडी बड़े काम की है, जरा ध्यान से इस टाइमलाइन को समझिएगा भैया, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब nowadays faces severe groundwater crisis stemming from the green revolution of the 1960s। 1960s में भाई हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे हमने भाई बहुत कुछ शुरू कर दिया कि भाई आबादी बढ़ेगी ना, अपने को प्रोडक्शन चाहिए, इतनी सी खेती बाड़ी में इतने सारे पॉपुलेशन को कैसे तुम खाना खिला पाओगे? प्रोडक्शन है ना बढ़ना मांगता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होनी चाहिए भाई। समवेयर और द अदर इस ग्रीन रेवोल्यूशन की आड़ में हमने शॉर्ट टर्म सक्सेस को, टेम्पररी सक्सेस को महान समझ लिया। हमने देखा ही नहीं कि यार इससे लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत इफेक्ट होने वाला है, और वही आज हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, 1960s 70s में हमने क्या लाया? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। क्या होता है सर ग्रीन रेवोल्यूशन? हमने ना हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो है वो शुरू कर दी, क्रॉप की वैरायटीज इंट्रोड्यूस की, किसानों को बोला भाई ये उगाओ तुम, बस इस तरीके से तुम करो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, पेस्टिसाइड यूज करो, जितना पहले खेती हो रहा था ना उससे 4 गुना होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा भाई, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो खाना भी तो सबको चाहिए, तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाओ भाई। और वो हमने शुरू कर दिया। हमें यार पैसा दिखा, हमें ज्यादा पानी यूज हो रहा है ये नहीं दिखा, हमें दिखा कि यार पैसा मिलेगा ना, ज्यादा हम किसान होंगे अमीर। ये देख करके हमने यार बहुत जबरदस्त तरीके से हाई यील्डिंग क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन अपनाया। हमने ज्यादा पानी लग रहा है, ट्रेडिशनली जितना सीड्स को लगता है उससे ज्यादा लग रहा है, ये नहीं सोचा। 1980s 90s तक तो हमने रैपिड एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया था, बस ले खोद रहे हैं, ले पानी निकाल रहे हैं, ये खेती जबरदस्त तरीके से। फ्री इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर को मिलने लगी, ओवर पंपिंग शुरू हो गई, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होने लगे, फर्टिलाइजर्स यूज होने लगे, फर्टिलाइजर, और इसका वाइड स्प्रेड जो है वो होने लगा था। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये पेस्टिसाइड्स जमीन को धीरे धीरे खोखला बनाने लगे थे, और तब सन 2000 में क्राइसिस पहली बार सामने आई। ये क्राइसिस ने लोगों को अलर्ट तो किया, लेकिन ओ पापा जी फुर्रा पंजाब है यार, समझना पड़ेगा। समवेयर और द अदर ग्राउंड वाटर लेवल्स फॉल ड्रामेटिकली इन 2000s। खोदा पानी नहीं निकल रहा है, और खोदना पड़ रहा है, ससुरा और खोदना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा पानी मिल रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था,
क्यों ऐसा हुआ? केमिकल कंटामिनेशन रेजेस द हेल्थ कंसर्न्स एंड ड्रामेटिकली ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो गिर चुका था पंजाब में। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो भाई 80% ऑफ पंजाब, जी हां 80% ऑफ पंजाब इज नाउ क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। घोषित कर दिया भाई सरकार ने, ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। इतना ज्यादा खेती बाड़ी में पानी यूज हो गया है कि अब ग्राउंड के नीचे से निकलना बंद हो गया है। ग्राउंड वाटर इनएक्सेसिबल अबाउट 30 मीटर्स इन मेनी एरियाज। कई इलाके हैं जहां पर 30 मीटर्स तक भी ग्राउंड वाटर नहीं है। और ये है पंजाब की ग्राउंड वाटर क्राइसिस केस स्टडी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझा होगा। बात करें दोस्तों पंजाब के पैराडॉक्स की तो भाई हमें कुछ फायदे मिले लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेन्स थे। हर्जाना बहुत भुगतना पड़ा, लॉन्ग टर्म कॉस्ट इसके हमें फेस करने पड़े। फायदे क्या थे सर? फूड सिक्योरिटी फॉर इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी को खाना मिला, बहुत जबरदस्त फूड प्रोडक्शन हुआ। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, ओ पापा जी फुर्रा है, बहुत पैसे आएंगे, 80 पियांगे लस्सी, हम तो फेमस हो गए यार। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इंडियाज ब्रेड बास्केट। मतलब भाई साहब पूरे देश को पंजाब पालने लग गया। इतना प्रोडक्शन, मतलब यार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी पंजाबियों की। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट थे भाई साहब। क्या थे लॉन्ग टर्म इफेक्ट? सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, पानी जो है उसका लेवल कम होने लग गया। केमिकल कंटामिनेशन, क्योंकि ले फर्टिलाइजर, ले पेस्टिसाइड, ले केमिकल यूज खेती करने के लिए, और इससे हमारा सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसके अलावा हेल्थ इंपैक्ट, लोकल पॉपुलेशन में बीमारियां बढ़ने लगी। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस शुरू हुई जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो दे रही हैं मगर लॉन्ग टर्म में सिर्फ इसका नुकसान ही होने वाला है। तो ये था भाई साहब पंजाब का क्राइसिस जो आपने देखा। सेम केस सीमेंट का भी है। सीमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन इसके एनवायरमेंटल कंसर्न है। इससे जो फाइन डस्ट एमिशन होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खतरनाक है। जो डस्ट सेटल हो जाती है प्लांट्स पे, ये एग्रीकल्चर के लिए खतरनाक है। सॉइल और वाटर को पोल्यूट कर देता है भाई साहब। हाई कार्बन एमिशन होता है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार होता है। तो नुकसान एनवायरमेंट को सीमेंट प्रोडक्शन के बहुत सारे हैं। अब तुम बोलोगे ससुरा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो भाई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि सीमेंट का प्रोडक्शन जो है वो हानिकारक बनता जा रहा है। सोल्यूशन की बात करें तो भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है जो कि गाइडलाइंस देता है फैक्ट्रीज को कि कितना सीमेंट आपको बनाना है, प्रोडक्शन कितना करना है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग मटेरियल, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल्स लाइक स्टोन एंड मड, और आखिर में न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल जो कि रिसाइकल प्लास्टिक का यूज करता है। तो कहीं ना कहीं सीमेंट का भी अल्टरनेटिव ढूंढना जरूरी है। इसका भी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट है। एक छोटा सा आंसर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से वो है वृक्ष आयुर्वेदा। हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग पे कितना इंपैक्ट हो रहा है, हमने देखा कि किस तरह का असर हो रहा है यार इस क्राइसिस में। हमने पंजाब क्राइसिस भी देख लिया, कैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है ये भी देख लिया। अब थोड़ी सी सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं ना, खाली प्रॉब्लम ही देख के क्या करेंगे। नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज, ये कमाल का चैप्टर आपको बताता है कि भाई सॉल्यूशन क्या है। वृक्ष आयुर्वेदा ये कमाल का सॉल्यूशन है दोस्तों। वृक्ष आयुर्वेदा इज एन एंशिएंट इंडियन बोटैनिकल साइंस which focuses on study and care of plants and trees dating back several millennia and formalized around 10th century CE. This traditional knowledge system offers a lot many things. बहुत सारी चीजें इस वृक्ष आयुर्वेदा से ह्यूमन बीइंग को मिलती हैं। अगर इसको फॉलो किया जाए ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पक्का है, 100% है। काम फिट, मामला हिट और हो जाएगा सब कुछ सुपर हिट। नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास रहेंगे, रिन्यूएबल रहेंगे और हम रीजनरेटिव रिस्टोरेशन वाले काम आसान कर पाएंगे। क्या क्या ऑफर करता है वृक्ष आयुर्वेदा? तो भाई साहब रिकमेंडेशन ऑन स्पेसिफिक प्लांट्स फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप्स। जमीन हर जगह अलग अलग है भाई, हर जगह अलग अलग है। किस जमीन पे क्या सूटेबल है, क्या उगाना चाहिए, कौन सा सीड लगाना चाहिए, कौन सा कल्टीवेशन करना चाहिए, ये वृक्ष आयुर्वेदा सिखाता है आपको।
इसके अलावा मेथड्स फॉर सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स, ये अननेसेसरी केमिकल मत यूज कर। ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का क्या ही कर लेगा भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि आप मेथड जो है वो अच्छे वाले यूज करें। इसके अलावा डिटेल्ड इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को अपनाया जाए। ये फर्टिलाइजर से कुछ नहीं होने वाला, नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट कीजिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये काम आएगा ना भाई। एक ही चीज उगाता रहेगा बार बार, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग करना जरूरी है। और आखिर में सॉइल प्लाविंग मेथड्स भी ऐसे यूज कीजिए जिससे मॉइस्चर रिटेन हो सके, सपोर्ट हो सके सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये है वृक्ष आयुर्वेदा, ये एग्जाम के अंदर आपको जरूर नजर आएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज से जुड़ा हुआ है और ये बहुत हद तक हेल्प करता है आपको एनर्जी सेव करने में, नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने में। एक कमाल की कहानी, इसको भी मैं केस स्टडी में ही मानूंगा, एक सक्सेस स्टोरी है ये, और एक कमाल की सक्सेस स्टोरी है जो एग्जाम में आपको आ सकती है, क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है। ये है पेमा मैडम की स्टोरी। किसकी स्टोरी है ये? पेमा जी। जी हाँ, पेमा जी जो हैं ये सिक्किम की हैं और सिक्किम की एक परिवार की हैं। इनका परिवार जो है कमाल का, सिक्किम में रहने वाला अचानक से परेशानी में घिर जाता है। डिक्लाइनिंग यील्ड, यानी कल्टीवेशन डिक्लाइन हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, और ऐसे में कर्जा जो है परिवार पे बढ़ता जा रहा है। माउंटिंग डेट्स फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स। आता करायचं काय, राहायचं कसं, जगायचं कसं, हा प्रश्न चिन्ह निर्माण होतो पेमाच्या डोक्यावरती। पेमा के सर पे बड़ा प्रश्न आ गया कि अब मैं कैसे कर्जा उतारूंगी, कैसे मैं यार मेरी फैमिली को आगे लेके जाऊंगी। पेमा जो है, इनकी फैमिली जो है परेशान है, लेकिन जब सरकार सुविधाएं देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, पेमा की फैमिली उसे अपना लेती है। सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया। क्या प्रमोट किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या प्रमोट किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग। And thus they made transition despite initial challenges। चैलेंजेस तो फेस किए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और फिर एक नए अध्याय की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। पेमा की फैमिली ने क्या स्विच किया? स्विच टू कंपोस्ट एंड नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स, यानी केमिकल्स का यूज एकदम से बंद कर दिया, कंपोस्ट निर्माण किया, रिसाइकलिंग पे जोर दिया, इंप्लीमेंटेड क्रॉप डाइवर्सिटी थ्रू आउट द ईयर। आफ्टर 5 years, सिर्फ 5 सालों में ही द फार्म वाज थ्राइविंग विद प्रीमियम प्राइसेस। और ये है सक्सेस स्टोरी सिक्किम की। जी हाँ, इन 2016 सिक्किम बिकेम इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। इसके रिजल्ट्स काफी खुशनुमा थे, देश तरक्की करने लगा, सिक्किम एकदम धमाल मचाने लगा, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हुई विथ रिटर्निंग बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा टूरिज्म इंक्रीज हुआ, लोग यहाँ पर एक्साइटेड में विजिट करने आने लगे क्योंकि ऑर्गेनिक मॉडल देखना था लोगों को कि यार बिना केमिकल के कैसे अच्छी खेती हो सकती है। फार्मर्स की इनकम बढ़ी 20% ऑन एन एवरेज। तो ये कमाल के रिजल्ट्स हैं और मुझे लगता है सभी को ये अपनाने चाहिए, क्योंकि इसी से सिर्फ सिक्किम में नहीं पूरा देश सक्सेस स्टोरी लिखेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए हम जबरदस्त तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, आखिर में कुछ स्लाइड्स हैं जो आपको ये बताएंगी कैसे हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का रिस्पॉन्सिबल यूज करना है। जिम्मेदारी से यूज कीजिए भाई, क्योंकि ये जिम्मेदारी से यूज करना क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है ना भाई, पहले से कम है, ये कम होने की वजह से खत्म जल्दी हो जाएंगे, तो इनको संभाल के यूज कीजिए ताकि आने वाली जनरेशन भी यूज तो कर पाए। एक्सट्रैक्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, यूजिंग रिसोर्सेस एफिशिएंटली, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ताकि और अच्छे से उनको रीजनरेट किया जा सके, एंड ग्रेजुअली ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स। ये कुछ मुद्दे हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, मैच्योर बनाएंगे और अच्छे से यूज करने में मजबूर करेंगे। इंडिया सोलर रिवॉल्यूशन की बात करें तो हमने बहुत जबरदस्त सोलर एनर्जी पे काम किया है। रन ऑफ कच्छ में गुजरात के अंदर हमने सोलर पैनल्स लगा दिए हैं, भरपूर सोलर एनर्जी की ओर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं ताकि यार कोयले से डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए। ये भी एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी कुछ ही वर्षों में बन जाएगी अगर इसको अच्छे से चैनलाइज किया जाए। दोस्तों, इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च्ड इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी ISSE इन 2015। ये कोalition सनशाइन रिच कंट्रीज कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर, और इंडिया ने ये अलायंस जो किया ना भाई, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो किया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी शो किया कि भाई इतनी बिजली बनाएंगे ना भाई,
इतनी बिजली बनाएंगे, राजस्थान के रण से हो या कच्छ के रण से जबरदस्त सोलर पैनल का यहां पर इंस्टॉलेशन करेंगे और इतनी बिजली बनाएंगे कि खुद का देश तो समृद्ध हो ही सके, दूसरों को इलेक्ट्रिसिटी बेच भी पाएंगे। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमने यहां पर जो है हासिल कर ली। भाई रिसोर्स का एक्सेस जो है वो इनइक्वल तो है ही, पानी सब जगह भरपूर नहीं है, ग्रीन स्पेस का एक्सेस सबको नहीं है, एयर क्वालिटी में डिस्पैरिटीज हम देख ही रहे हैं कि यार कई प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होता जा रहा है, और एनर्जी की पुअर्टी भी हमारे देश में है। As we address sustainability challenges, we must ensure equitable access to natural resources and their benefits for all sections of society. भेदभाव मत कीजिए यार, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आप तो कर ही सकते हैं और इससे आपका फायदा होगा। दोस्तों, हमें वेलबींग फॉर ऑल के बारे में सोचना चाहिए। ये वेलबींग फॉर ऑल लोक संग्रह के रूप में सामने आता है। भगवत गीता लोक संग्रह के बारे में कहती है और बताती है कि यार द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। स्वतः साठी सिर्फ सेल्फिश बन के मत रहिए, सबका सोचिए, वेलबींग फॉर ऑल एंड यू बिकम सक्सेसफुल डेफिनेटली। आप इसी से इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो लोक संघ कॉल अस टू बैलेंस इंडिविजुअल कंजम्पशन विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर शेयर्ड नेचुरल रिसोर्सेस। हमें अपने इंडिविजुअल यूज को बैलेंस करना है ताकि हम हमारा जीवन नहीं, पूरे देश का जीवन, पूरे हमारे कम्युनिटी का जीवन सफल बना सकें और अच्छे से रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, ट्रेडिशनल विजडम से मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। द पाथ टू सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स बोथ ऑनरिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एम्ब्रेसिंग इनोवेशन टू क्रिएट ट्रूली रीजनरेटिव सिस्टम। प्राचीन काल के नॉलेज को भूल मत जाइए, वो हमारे दिए हुए संस्कार, हमारी प्रथाएं, ये बहुत काम की है। नए टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन को बेशक अपनाइए और अपनाने के साथ साथ ट्रेडिशनल नॉलेज को भी साथ रखिए, क्योंकि यही आपको सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा और एक रीजनरेटिव इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, हम अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, बैम्बू कंस्ट्रक्शन हो, अर्थ आर्किटेक्चर हो, स्टोन कंस्ट्रक्शन हो, रिसाइकल्ड मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग ऑप्शंस हमें हेल्प करेंगे रीजनरेटिव इकोनॉमी बनाने में। हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हमें ट्रेडिशनल नॉलेज देती है और इस ट्रेडिशनल नॉलेज से हम काफी आसानी से हमारे रिसोर्सेस को बचा सकते हैं और आगे तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, द रीजनरेटिव इकोनॉमी शुड बी द न्यू पैराडाइम, यानी हमारा नया संकल्प, हमारा नया ध्याय यही होना चाहिए कि हमें कैसी इकोनॉमी बनाएं, रीजनरेटिव इकोनॉमिक बनाएं, जहां सर्कुलर सिस्टम हो। डिजाइन ऐसा करो वेस्ट को कि पोल्यूशन ना हो और उसे रीजनरेट किया जा सके नेचुरल सिस्टम में। इक्विटेबल एक्सेस सबको मिले, बायोमिमिक्री यानी लर्निंग फ्रॉम एंड इम्यूलेटिंग नेचर्स डिजाइन प्रोसेसेस एंड सिस्टम टू सॉल्व ह्यूमन चैलेंजेस। जो नेचुरल रिदम है ना रीजनरेशन और रिस्टोरेशन का, हम भी वही अपनाएं, हम उसकी मिमिक्री करें, हम उसी की तरह एक्ट करें ताकि यार सस्टेनेबल एनर्जी बन सके। कम्युनिटी रेजिलियंस, बिल्डिंग लोकल कैपेसिटी टू अडैप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस व्हाइल मेंटेनिंग कोर फंक्शंस। समवेयर और द अदर अ रीजनरेटिव इकोनॉमी ऑपरेट्स इन हार्मनी विद नेचर, क्योंकि ये नेचर का नुकसान नहीं करती, नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलती है। तो इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? रीजनरेटिव। कैसी होनी चाहिए? रीजनरेटिव। कैसी होनी चाहिए? रीजनरेटिव इकोनॉमी होनी चाहिए। हम लीडर्स तो बन ही रहे हैं एनवायरमेंट में, जैसे सोलार फार्म है नियर रायचूर कर्नाटका, पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे कई प्लांट्स देश में लग रहे हैं जिसकी वजह से हम लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है, हमें लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है जो कि देश दुनिया में हमें आगे लेकर जाएगा। दोस्तों, की टेकअवेज की बात करूं तो आपको इस चैप्टर से क्या सीखना है? नेचर रिसोर्स बनता है, ये आपको याद रखना है। कब? जब ह्यूमन बीइंग को नीड होती है तब। कैटेगराइजेशन मैटर्स, तो यहां पे PRLC याद रखना है, पर्पस, रिन्यूएबिलिटी, लोकेशन, कंपोजिशन। डिस्ट्रीब्यूशन का इंपैक्ट याद रखना है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है, ये हमारे सेटलमेंट्स को अफेक्ट करता है, इकोनॉमी को अफेक्ट करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी। और सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसको कोई बदल नहीं सकता, आपको जिम्मेदार तो होना ही पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। The real challenge lies in creating systems of use and governance that ensure their benefits for both current and future generations. आखिर में दोस्तों, इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करूं तो यार ये कंक्लूडिंग थॉट्स आपको एक समरी देंगे कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस और उनका यूज हमें करना चाहिए।
Concerned social scientists are clear on what we need to do. We must move towards a regenerative economy. हमें किसकी तरफ बढ़ना है? रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है. An economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing wastage. वेस्टेज को रोक दो, वेस्टेज को रोक दो, ऑप्टिमम यूज करो रिसोर्सेज का और रीजनरेटिव वे में उसे रिस्टोर करने की कोशिश करो. जी हाँ, एज स्टीवर्ड्स ऑफ अर्थ्स गिफ्ट, our actions today determine the world future generations will inherit. The wisdom to use resources sustainably lies in both our ancient traditions and our innovative potential. यानी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी यूज करना है और मॉडर्न इनोवेशन को भी यूज करना है. इसी से आप जो है एक रीजनरेटिव इकोनॉमी बना पाएंगे. दोस्तों यहां पर हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज. यहां पर न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 एसएसटी के सारे चैप्टर्स इसी तरह जबरदस्त तरीके से आएंगे. उसके आईएमपी क्वेश्चंस और नोट्स के भी वीडियोस आते रहेंगे. तो अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा जब भी यहां पर नया वीडियो आएगा. और प्लेलिस्ट के अंदर आपको लाइन से सारे चैप्टर के वन शॉट भी मिल जाएंगे. तो प्यार बरकरार रखिएगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने ज्यादातर दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें. डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे लिंक्स हैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगी आईएमपी क्वेश्चंस के साथ. तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.